एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुप्रीत अमीजा है और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ फ्री कंटेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर आप लोग मेरे को पेड क्लासेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन एनालिसिस ऑफ वेस्ट बंगाल सेट होगा जो कि इस संडे 8 जैन को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म एक मॉरल एंड टॉलरेंट ऑल्टरनेटिव है मार्क्सिज्म का, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नेट में बहुत रिपीट हो चुका है। आई एम श्योर सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंबेडकर है। राजा राममोहन रॉय इसमें से किसके फाउंडर रहे हैं? ऑल इफ यू नो दिस, ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राममोहन रॉय रहे हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। आप इनका क्लास पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं करा। नेशनलिज्म इज अ मिनास सिविलाइजेशन, ये एक पूरा कोटेशन है एंड आई एम श्योर आप पिक कर पाओगे कि नेशनलिज्म का नेगेटिव पॉइंट है, क्रिटिक है। तो कौन है जो नेशनलिज्म को क्रिटिक करता है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, अंबेडकर की जिंदगी में योला कॉन्फ्रेंस 1935 में ऐसा क्या हुआ था? उस दौरान ये अनाउंस किया गया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस दूसरा रिलीजन जो है वो एम्ब्रेस कर सकेंगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। एंड अगेन यहाँ पे इजी था जज करना बिकॉज डिप्रेस्ड क्लासेस से जुड़े ही इवेंट्स मेनली अंबेडकर की लाइफ चेंजिंग इवेंट्स में काउंट होते हैं। सो लेबर पार्टी स्टार्ट करना या महाज सत्याग्रह स्टार्ट करना ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें से आप अंबेडकर के सोशल थॉट का मेन एनालिसिस निकाल सकेंगे। वो तो सब पार्ट्स है। लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस से जुड़ा जो भी फर्स्ट मूव होता था, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई जैसे साउथ बोरो के सामने रिफॉर्म्स की डिमांड रखना, ये सब मेन क्वेश्चंस जो है माने जाते हैं। आपको बताना है वशिष्ठ धर्मसूत्र, अपस्ताम धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र और मनुस्मृति में से ऑर्डर क्या है अरेंजमेंट का। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मतलब कि वेरियस हिस्टोरियंस ने वशिष्ठ को अपस्ताम को पहले रखा है, कई ने गौतमा को पहले रखा है। लेकिन मतलब 90 to 95% टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि गौतम धर्मसूत्र सबसे पुराना अरेंज किया जाता है इन सब में से। सो गौतम धर्मसूत्र विल बी द ओल्डेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 से शुरू करेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अपस्ताम सेकेंड ओल्डेस्ट माना जाता है, कई लोग उसे फर्स्ट ओल्डेस्ट मानते हैं बट 10% है वो लोग। एंड देन वशिष्ठ और उसके बाद मनुस्मृति। सो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से वो ट्रियो ऑफ कंट्री पिक करिए जिसका कॉलोनियल, स्टेट, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और कंट्री मैच करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ लो। जैसे घाना और ब्रिटेन करेक्ट कॉम्बिनेशन है बट घाना का ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ बहुत लेट कर दिया है तो नहीं चलेगा। इसमें से जिम्बाब्वे और फ्रांस जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंट्री करेक्ट नहीं है। तो ये व्हेन यू विल नोटिस जिम्बाब्वे ब्रिटेन रॉयल फैमिली ने रिलीज करा था। लास्ट उसका जो कॉमनवेल्थ से रिलीज है वो ब्रिटेन कॉलोनियल राज से हुआ है। सो यहाँ पर गिनिया बचता है जो पोर्चुगल से फ्री हुआ है 1973 और 74 के बीच में। यहाँ 74 दिया हुआ है, इसका रियल आंसर 1973 होना चाहिए था। लास्ट शेल बी फर्स्ट एंड फर्स्ट लास्ट। इस कोटेशन में आई फाइंड पर्सनली, मैं अपना एनालिसिस व्यू पॉइंट दे रही हूँ, इट माइट डिफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल। मेरे हिसाब से ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। सो आई एम नॉट एबल टू रिलेट विद एनी ऑफ दोज थिंकर्स। सो फॉर नाउ मैं 7th का एनालिसिस नहीं कराऊंगी और मैं इसे होल्ड पर रखना चाहूंगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब एनालिसिस बेस्ड आंसर कीज और सोल्यूशन आए तो आप लोग उसमें से आंसर चेक करिएगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें से क्या रियलिज्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? स्टैटिज्म, पावर, प्रूडेंस, तीनों नेगेटिव और हाईलाइट करते हैं पावर एक्विजिशन पर। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है, मोर ऑफ दैट ये नियो लिबरलिज्म की तरफ पुश करता है। ये रियलिज्म के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकेगा। सो 8th क्वेश्चन में आंसर हो गया डी। थर्ड वर्ल्ड नाम का टर्म किसने कॉइन किया था? नेहरू, अल्फ्रेड सावी, पॉल केनेडी या लिंकन। एलिमिनेट कर लो, नेहरू नहीं है, केनेडी नहीं है, लिंकन नहीं है, तो अल्फ्रेड सावी एक नाम जो आपने अगर नहीं सुने थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्फ्रेड सेवी का करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। और 1952 में इन्होंने थर्ड वर्ल्ड
टर्म कॉइन किया था, जिसका लेटर आप रेफरेंस देखते हैं जब हम नॉर्थ साउथ डिवाइड पढ़ते हैं, एकेडमिक डिविजन्स, आप उसमें देखते हैं. Oops, I think I've left question number 10. I think we should first do question 10 serial wise. Sorry guys, 1 second. Yeah. इनमें से कौन कंटिंजेंट रियलिज्म का प्रोपोनेंट है? जैसे नॉर्मल रियलिज्म जो पुराना है उसमें लड़ाई, मारना, वॉर, वायलेंस, है ना, ये सब बहुत मेजर एलिमेंट्स रहते हैं. कंटिंजेंट रियलिज्म इसको मॉडर्न करना चाहता है और उसमें से वो वायलेंट एलिमेंट्स रिमूव करना चाहता है, जिसकी वजह से कंटिंजेंट रियलिज्म में ना वॉल्ट्स बैठेंगे, नियो के हैं, ना मर्शी हैमर ऑफेंसिव है, बैरी बुजान सिक्योरिटी रिलेशंस इन आईआर है, चार्ल्स ग्लेसर बचते हैं. इनफैक्ट इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया भी है जहां पर ये रियलिस्ट को पॉजिटिव साइड से शो करना चाहते हैं और उसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है रियलिस्ट एज ऑप्टिमिस्ट, मतलब रियलिस्ट एज पॉजिटिव पीपल. तो ये आइडिया चार्ल्स ग्लेसर का है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिगिन करते हैं. नंबर 11. 1 सेकेंड. काफी आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भरा. एक्सिस पावर्स कौन सी नहीं है? तुम्हें पता है जर्मनी, जापान, इटली सिंगल ग्रुप थे, सोवियत यूनियन एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी, इट्स नॉट एक्सिस पावर. गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या अज्यूम करती है? ऑफ कोर्स गेम थ्योरी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेस्ड होती है जहां पर आप रैशनली डिसीजन लेते हो, तभी उसे गेम थ्योरी कहा जाता है. बिकॉज आप मूव्स पहले से डिसाइड करके चलते हो. कभी कभी वो मूव्स फेल हो जाते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट नए मूव्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप पहले से डिसाइड करके चलते हो कि अच्छा ये कदम ये उठाएगा तो मैं क्या उठाऊंगा. तो 1-on-1 गेम थ्योरी का मतलब होता है कि आप अपने एक्शंस को रैशनली कैसे डिफाइन करोगे. 14 पीस पॉइंट प्रोग्राम, ऑफ कोर्स वुड्रो विल्सन. अभी तो हमने रिवाइज करा था जब हम नेट की सीरीज कर रहे हैं जो फ्री क्वेश्चंस की. ब्रांच ऑफ पॉल साइंस जो इंटरैक्शन अमंग स्टेट देता है. कॉमन सेंस आईआर होगा आंसर. आपको बाकी सब्जेक्ट्स झांकने की भी जरूरत नहीं है. राज्य प्राइमरी एक्टर्स हैं. ये शुरुआत होती है आईआर के रिलेशनशिप्स पढ़ने से, जिसमें आइडियलिज्म और रियलिज्म सबसे पहले पहचाने जाते हैं. बाद में जाके ऑफ कोर्स नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल आ जाएगा, लेकिन ये आईआर की डेफिनेशन है. कौन सा अप्रोच एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म को खारिज करता है? ये मीनिंग होता है कि ह्यूमन अपने आप को ग्रोथ का सेंटर मान रहा है और वो ये सोच रहा है पूरी प्रकृति मेरे आसपास घूमे, जबकि सच्चाई ये है प्रकृति सेंटर है इस अर्थ का और हम उसके आसपास घूमते हैं. तो जो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी है यानी इकोलॉजिज्म, ये फेवर करती है कि आप जो है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म को क्रिटिक करते हुए या तो रेडिकल सॉल्यूशन लें या डीप इकोलॉजिस्ट बनकर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लें फ्यूचर के लिए. इकोलॉजिज्म या ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी इसका करेक्ट आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर 16 है बनानास बीचेस एंड बेसेस किताब का ऑथर कौन है? आई एम श्योर आप सबको पता है, मैंने कितना रिपीट कराया है क्लास में. सिंथिया एनलोए. इनके एक्सपीरियंसेस हैं, अमेरिकन मिलिट्री का क्रिटिक है. थ्योरी हमेशा किसी के लिए होती है और किसी पर्पस के लिए होती है. एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट का. रॉबर्ट कॉक्स नियोग्राम्सियन अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के फाउंडर रॉबर्ट कॉक्स का कोटेशन है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा रिमाइंडर जो था बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही काम करना वेस्ट बंगाल सेट के लिए, वो 90% काम आया है. इस बार ऑब्वियसली इसका पार्ट 2 आएगा तो आपको ढंग से पता चलेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ. बट मैं आपको अभी से एक शॉर्ट एनालिसिस बता रही हूँ रोक के कि इस बार वेस्ट बंगाल सेट का लेवल अप किया गया है. पिछले एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे बेहतरीन सिलेक्शन डाला गया क्वेश्चंस का. पीवाईक्यू भी वो नहीं डाले हैं जो बच्चों की जुबान पर रटे हुए हो. पीवाईक्यू भी वो डाले हैं जो थोड़े बहुत ऑप्शंस में स्टूडेंट कहीं जाके फंसेगा ही. सो इट्स नॉट लाइक क्वेश्चंस अननोन है. क्वेश्चंस आर रियली गुड. प्लस जो नए क्वेश्चंस डाले हैं ना जो कभी नेट में दिखे ही नहीं या फिर बड़े एग्जाम्स में कहीं दिखते हैं, वो भी बहुत स्टैंडर्ड रेज कर रहा है पेपर का. सो दिस टाइम द पेपर इज रियली गुड. आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया वेस्ट बंगाल साइड डज नॉट मैटर. आई थिंक सबको प्रैक्टिस करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन. इंडिया इसमें से किस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है? आई थिंक सबको पता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा इंडिया नहीं है. वो लगातार ट्राई कर रहा है कि एनएसजी में से एंट्री मिले,
बट नहीं हो पा रहा है। और बाकी एमटीसीआर और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासनर, ये सब, वासनर का तो हमारे पास इस टाइम जो रोटेशन से चेयरमैनशिप आता है 2023 में, वो भी आया है। ब्लड टेलीग्राम बुक किस देश के जेनोसाइड से डील करता है? ब्लड टेलीग्राम बुक जो है ये 2013 में आई थी, और ना ये 1971 में जब बांग्लादेश सेपरेशन हुआ था, लिबरेशन सॉरी, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने आर्मी भेजी थी भारत की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई थी जो, उस वॉर में जो एट्रोसिटीज बरती गई थी ना, लोगों के ऊपर जो क्राइम हुए थे, उसको कवर किया जाता है ब्लड टेलीग्राम में। सो ब्लड टेलीग्राम, और उधर से तुम्हें पता है पाकिस्तान को कौन फंड कर रहा था? अमेरिका। तो इसमें भी अमेरिकन मिलिट्री का रोल रहा है, और इसके राइटर जो है वो गैरी बैस, 1971 के एट्रोसिटीज पर बांग्लादेश में ये बुक लिखी गई है। उस रेफरेंस में 2013 में ये बुक मार्केट में आई थी। एआरएफ क्या होता है? एआरएफ एशियान रीजनल फोरम है, और ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट करता है एशियान के। तो जो एशियान रीजनल फोरम है, वो 1996 में ज्वाइन कर लिया था भारत ने। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 21 से। 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक 13, 14, 21। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने मूव किए थे? आंसर जवाहरलाल नेहरू। बाद में जाके ये प्रियम्बल बन गया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वेरी इजी और रिपीटेड पीवाईक्यू, अभी तो आया है 2022 वाले नेट में। हीगल हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ जर्मन आइडियलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू है ये। हीगल एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मोपॉलिटन डिसलाइक करते हैं और रेशनैलिटी में बिलीव करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, ट्रू है। रिलेशंस नहीं है, दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं थॉट के, ऑप्शन बी होना चाहिए, नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। नंबर 23, सरकार कौन सी अच्छी नहीं है एरिस्टोटल की नजर में? ऑब्वियसली यू नो, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन हिज imagination. In his analysis of modern governments, polity is the best and democracy is the worst. Correct pair find out करिए। Previous year question है differentiated citizenship, यंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस। और ये सबसे पहले यंग ने 1989 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप एक्सप्लेन करी गई थी। बाकी आपको पता ही है कि सिविक रिपब्लिकनिज्म, हॉब्स तो हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी रिप्रेजेंट करता है। बाकी भी आपको पता है क्योंकि रोम में यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप एनीवे ऑलरेडी नेट में आया हुआ है, तो क्वेश्चन अननोन नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से करें आपको पता होगा। आपको अपीयरेंस का ऑर्डर चाहिए सप्तांग का, मनुस्मृति, आर्य महिला समाज और सप्त क्रांति। सबसे पहले चॉइस यही होगी कि सप्त क्रांति यानी 7 रेवोल्यूशन लास्ट रहेगा। सो ये दो ऑप्शंस तो चले गए। अब 3 और 4 का ऑर्डर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिबेट सिर्फ 1, 2 और 2-1 में है। अकॉर्डिंग टू इफ वी गो रिटन एनालिसिस में, है ना, तो सप्तांग पहले रखनी पड़ेगी और मनुस्मृति बाद में। और अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन फाउंड, क्योंकि एक्चुअली सप्तांग थ्योरी अर्थशास्त्र से आती है और अर्थशास्त्र बीच में खो गया था क्योंकि उसे शमशास्त्री ने बाद में ढूंढा है। तो वो जो इतना गैप आ गया अर्थशास्त्र का बीच में, अगर उसको कंसीडर करें तो मनुस्मृति पहले होना चाहिए। अगेन आई थिंक मैं वेट करना चाहूंगी कि जब आंसर की आएगी तो वो क्या चॉइस बना के देते और किस वजह से वो चॉइस बनाते हैं। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग आई थिंक 1 वाला चूज करती, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि लिखित मैटर करना चाहिए है। बीच में खो गई या गायब हो गई से ये तो नहीं हम हटा सकते ना कि इसका लिखने का समय आगे था। तो मेरी चॉइस बी पर है, बट यस ये गलत हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर ने इसमें से क्या व्यू पॉइंट मांगने की कोशिश की थी। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या प्रमोट करना चाहता है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ स्पेशल दे रहे हो, है ना, आप उसको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, आप उसको स्पेशल एडवांटेज दे रहे हो। तो वो इसलिए देना चाहते हो आप ताकि एक तरीके से रिजल्ट में बराबरी आ सके, सब्सटैंटिव इक्वालिटी आ सके। आप एटलीस्ट ये देख सको कि मैंने सबके रिजल्ट इक्वलाइज करने की कोशिश करी है। तो मेरिटोक्रेसी और इनइक्वालिटी तो नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी उनके लिए हो सकता है जो इसको
नेगेटिव देखते हैं कि अच्छा क्यों शेड्यूल्ड कास्ट को तुमने प्रोटेक्ट कर रखा है, क्यों वुमेन को तुमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से क्या प्रोमोट होता है, तो उससे सब्सटैंटिव इक्वालिटी प्रोमोट होती है। आगे आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई थी, करेक्ट। वर्ड बहुजन में सिर्फ एससीज आते हैं, फॉल्स। बहुजन एक ऑल एनकम्पासिंग कैटेगरी है और आइडियोलॉजिकली उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड किए जाते हैं। दलित पैंथर्स ब्लैक से इंस्पायर्ड है। रामास्वामी का पॉपुलरली नाम पेरियार द ग्रेट रखा गया था। बी एलिमिनेट करेंगे एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 28वां, अतुल कोहली 1967 to 77 डेकेड ऑफ केओस कहते हैं वेस्ट बंगाल को। लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते फिलहाल कि ये बात सच है या नहीं। ऑपरेशन बरगा और पंचायत का रिवैम्पिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के डेवलप होने का मेन थीम माना जा सकता है। ट्रू है ये बात। ऑपरेशन बरगा का जो मेन थीम था वो यहाँ पे सही मेंशन्ड है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में दो ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उसको लेके जो लड़ाई चल रही थी जमीन को लेके, वो भी करेक्ट लिखा है। और तृणमूल 1998 में बनी है, करेक्ट है। एक्सक्यूज मी, कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट आपको पता है 64 में हुआ था, तो 69 फर्स्ट स्प्लिट नहीं हो सकता ना। 64 में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है ना, सीपीआई और सीपीआईएम। तो डी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपको ए नहीं भी आता तो ज्यादा टेंशन नहीं है, आप समझ जाओगे अगर एलिमिनेशन से करोगे ना कि वो हो ही नहीं सकता था। पहला इंडियन स्टेट जिसने आरटीआई पे कानून डाला था तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम आरटीआई का लॉ 1997 में। और उसके उस टाइम तक तो आरटीआई इंडिया में आरटीआई एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश ही नहीं हो रखा था, क्योंकि वो तो 2005 की बात है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस कौन होल्ड करता है? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो प्रोटेक्टेड बॉडी है और प्रोटेक्टेड पोजीशन है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं हो सकती। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है। कैग नहीं है, वेरी वेरी स्ट्रांग बॉडी। एजी होते हैं जो अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर ऑपरेट करते हैं। आंसर ऑप्शन बी, ये भी पीवाईक्यू है। गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है ना जो अपने हिसाब से चला सकते हैं, डिस्क्रिशन, अपनी डिस्क्रिशन यानी अपनी मर्जी से। वो पूछ रहा है कौन कौन सी इसमें से डिस्क्रिशनरी पावर सही है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, हाँ अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पार्टी आई है ना कि तुम्हारी मतलब कोई ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें मेजोरिटी बनी नहीं रही, कोलिएशन वाला सिचुएशन है, तो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट पूरा पूरा गवर्नर की जिम्मेदारी ही होती है, तो ये करेक्ट है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करना है, वो भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी है। स्टेट विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी उसकी डिस्क्रिशनरी है। अच्छा, असेंट टू बिल्स है ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये एक वाइड कैटेगरी है ना, अगर उसको बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रखना हो और ये लाइन यहाँ लिखी होती तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता। लेकिन असेंट टू बिल का मतलब ये होता है कि मेरी मर्जी है, मैं बिल को हाँ करूंगा या नहीं। ये सब बिल्स पर अप्लाई नहीं होता ना गवर्नर, ये उसकी मर्जी नहीं है, ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। कौन से बिल पे आप हाँ कर सकते हो, कौन से बिल पे आप क्या कितने टाइम रोक सकते हो, कौन से बिल पे क्या ना होगी, वो सब अलग प्रोसीजर्स हैं, वो एक जनरल कैटेगरी में नहीं फ्रेम किए जा सकते। तो 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएंगे और 4 को हटाना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी है। मायरॉन वीनर, ऑप्शन नंबर ए। सबको पता है कैसे कैसे क्वेश्चन हम इस कैसे कैसे तरीके से हम इसे पढ़ चुके हैं पहले भी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या नहीं है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है। माइनॉरिटी शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 और 30 में, दैट्स इट। और तुम्हें कहीं माइनॉरिटी मिलेगा नहीं, तो डीपीएसपी का हिस्सा वो हो नहीं सकता, वो एक एफआर है, मतलब फंडामेंटल राइट है। 34, भारत में स्टेट पॉलिटिक्स की स्टडी किसने स्टार्ट करी थी? ऑप्शन डी, मायरॉन वीनर। अगेन आई थिंक ये क्वेश्चन हमने हजारों बार देखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से मेंबर ने कहा था कि गवर्नर अगर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होगा तो वो तो यूनियन सरकार का सिर्फ एजेंट बन के रह जाएगा? कृष्ण रामाचारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 36, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया,
क्या मकसद था? PYQ सिमिलर ऑप्शंस उठाकर दिए हैं, नो चेंज इन द क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना क्योटो प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा एम था। नंबर 37, इंटरनेशनल इकोनॉमी और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में फर्क किसने किया है? आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस देते हैं मैनुअल वॉलरस्टीन और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का जिक्र करते हैं। एंड बिकॉज यू नो द थिंकर एंड द कॉन्सेप्ट, इट इज इजी कि आप मार्क कर सकते हो आंसर। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या डिस्प्यूट नहीं है? सियाचिन, सर क्रीक, क्रॉस बॉर्डर या पैंगोंग? ये तीनों है। पैंगोंग चाइना और इंडिया के बीच का डिबेट है, मतलब डिस्प्यूट है, सॉरी। सो पैंगोंग एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। 39, हमारे देश में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तो उसने क्या क्या चेंजेस करे थे? ड्यूटीज तो आपको पता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पे बहुत लेट आई है, हमने 42nd में ऐड करी है, 42nd अमेंडमेंट में। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स अगेन 7th के साथ जुड़ा हुआ है। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है नहीं, हमें डेफिनेटली पता है। कुछ कुछ अधिकार चेंज हुए हैं, जैसे हमारे लॉ जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो चेंज हुए, उस टाइम वो फंडामेंटल का हिस्सा था। और उसके अलावा जो 19th आर्टिकल है जिसमें फ्रीडम्स मेंशन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, 2-3 नए पॉइंट्स ऐड हुए थे, सब पॉइंट्स। तो सी आएगा आंसर। आप एलिमिनेट करते तो सीधा दिख जाता। कांग्रेस सिस्टम वर्ड किसने दिया है? रजनी कोठारी, एवरीवन नोज दिस। ऑल इंडिया सर्विस कैसे बनाई जा सकती है? आर्टिकल देखो, क्लिक कर जाएगा। 312 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, रेजोल्यूशन पास करेंगे और क्रिएशन कर सकते हैं। 61st अमेंडमेंट किसके लिए है? वोटिंग एज लोअर करी गई थी। अगेन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता, नहीं तो एलिमिनेट कर लो। ये फर्स्ट है, 52nd है, बहुत इजी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का मेंबर कौन नहीं है? जेपी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। ये वो बॉडी है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। पेरियार इसमें से किसके साथ जुड़े हैं? कांग्रेस, जस्टिस, द्रविडर कज़ाहम, हिंदू महासभा। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। इंटरस्टेट काउंसिल चुनता कौन है? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्योंकि दो अलग आंसर्स हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रिसाइड करने का काम प्रधानमंत्री करता है। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था, ए आंसर है। केसरी किसने पब्लिश किया था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। काफी बार आ चुका है केसरी और मराठा का क्वेश्चन। नेशन बिल्डिंग इन इंडिया के ऑथर जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नंबर 48 पे। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फॉल्स है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं है उसके पास। असर्शन फॉल्स है। नीचे दे भी दिया, RTI एक्ट के अंदर प्लेस्ड है, आर ट्रू हो गया है। ए फॉल्स, आर ट्रू, डी इज द आंसर। 49 मैच करना है सीधा सीधा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जस्टिस, प्रजा सोशलिस्ट और भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ DD उपाध्याय, जस्टिस पार्टी पेरियार, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर और प्रजा सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया। तो हो गया आपका क्लियर आंसर। आपके पास बन गई कोडिंग, ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट बंगाल एज ए सेपरेट इंडियन स्टेट कब इमर्ज हुआ था? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसी टाइम, 15 अगस्त 1947। बंगाल का प्रोविंस जैसे इंडिया पूरा इंडिपेंडेंस गेन करा था वैसे उसने गेन करा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पूरा होता है। ये पार्ट 1 एनालिसिस था। पार्ट 2 अगर आपको सुनना है, ऑफ कोर्स अगर क्या सुनना ही है, पेपर पूरा करिए अपना, तो कल आप मुझे 12 बजे ज्वाइन करिए अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? वहां पर इसका पार्ट 2 आएगा। तो कल हम लाइव क्लास में पार्ट 2 करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 के डाउट्स है तो वहां पर ही क्लियर करवा लेना। आप लोग मुझसे ज्वाइन करना मत भूलना। अभी के लिए आई एम गोइंग टू लीव द क्लास हियर। आई होप आप लोगों को इससे फायदा होगा। पार्ट 2 का इंतजार करो, कल सुबह ये पेपर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, बाय।